16 अक्टूबर 1946 को भोर होने से पहले नूरनबर्ग जेल के व्यायामशाला में 10 नाजी नेताओं के शव रस्सियों से लटके हुए थे। फांसी समाप्त हो चुकी थी। उस क्षण के बाद से अवशेषों के साथ क्या हुआ, इसका कोई सत्यापन योग्य सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं था। मित्र देशों के अधिकारियों ने पूर्णतः चुप्पी साध ली। परिवारों को शव उठाने की अनुमति नहीं दी गई। वहां कोई नागरिक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था। किसी दफन स्थान या अंतिम समारोह की घोषणा नहीं की गई। इसके बजाय सीलबंद सैन्य रिपोर्ट, रात्रिकालीन मार्ग और आदेशों की वर्गीकृत श्रृंखला ने ट्रैकिंग की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया। फांसी के बाद शवों के साथ क्या किया गया? पराजित शासन के भौतिक अवशेष कहां समाप्त हुए? अंतिम गंतव्य का कोई सत्यापन योग्य सबूत क्यों नहीं था? नूरनबर्ग, वह मुकदमा जिसने अपराधों को इतिहास में बदल दिया। 1945 की सुबह ने यूरोपीय महाद्वीप को विनाश से त्रस्त कर दिया। जब मुक्त कराए गए नरसंहार शिविरों ने अकल्पनीय भयावहता को उजागर किया तो एक अभूतपूर्व दुविधा उत्पन्न हो गई। उस नरसंहारकारी शासन के निर्माताओं के साथ क्या किया जाए? इस प्रश्न के उत्तर से विजेताओं के बीच मौलिक राजनीतिक तनाव का पता चलेगा। विंस्टन चर्चिल ने एक कठोर समाधान प्रस्तावित किया, बिना सुनवाई के त्वरित मृत्युदंड। उनकी योजना में यह प्रावधान था कि कोई भी मित्र सैन्य अधिकारी शीघ्रता से नाजी नेताओं के अपराध का पता लगाकर उन्हें 6 घंटे के भीतर फांसी पर चढ़ा सकता था। यह ब्रिटिश रुख एक विशिष्ट भय को दर्शाता है। नाजी नेताओं को एक सार्वजनिक मंच प्रदान करना उन्हें एक अंतिम प्रचार मंच प्रदान करने के समान होगा, जो म्यूनिक तख्ता पलट की असफलता के बाद की गई गलती को दोहराएगा, जब हिटलर ने अपने मुकदमे को एक राजनीतिक मंच में बदल दिया था। आश्चर्य की बात है कि जोसेफ स्टालिन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सोवियत नेता ने न्यायिक तमाशे की प्रतीकात्मक शक्ति को समझते हुए सार्वजनिक और औपचारिक परीक्षणों का समर्थन किया। मॉस्को के लिए ये प्रक्रियाएं उसे फांसीवाद की हार में एक निर्णायक शक्ति के रूप में अपने ऐतिहासिक आख्यान को मजबूत करने में सक्षम बनाएंगी। प्रत्येक साक्ष्य, दस्तावेज और छवि युद्धोत्तर यूरोप में सोवियत नैतिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी। इन चरम सीमाओं के बीच अमेरिकी प्रस्ताव उभरा। हैरी ट्रूमैन ने मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया तथा संक्षिप्त फांसी और सोवियत प्रचार नाटक दोनों को अस्वीकार कर दिया। उनका दृष्टिकोण एक स्थायी कानूनी मिसाल कायम करना था, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जो राष्ट्रों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाएगा जिन पर कानूनी इतिहास में अब तक मुकदमा नहीं चलाया गया है। 8 अगस्त 1945 को लंदन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने नूरनबर्ग के 3 कानूनी स्तंभों को परिभाषित किया: शांति के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और क्रांतिकारी मानवता के विरुद्ध अपराध। स्थान के रूप में नूरनबर्ग का चयन सोच समझकर किया गया था। यह शहर नाजीवाद का प्रतीकात्मक केंद्र, एक आदर्श प्रतिपक्ष प्रस्तुत करता था, जहां नाजी पार्टी ने अपनी कांग्रेसें आयोजित की थीं और अपने कुख्यात नस्लीय कानून लागू किए थे। अब उसे अपने फैसले का सामना करना पड़ेगा। लगभग 1 वर्ष तक 24 नाजी नेता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। यह प्रक्रिया महज न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर ऐतिहासिक आख्यान पर नियंत्रण को लेकर विवाद का विषय बन गई। जबकि अमेरिकी अभियोजकों ने शिविरों की फिल्म फुटेज दिखाई, सोवियत ने लाल सेना की वीरता पर जोर दिया। फ्रांस ने एक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति की पुनः पुष्टि करने का प्रयास किया। यूनाइटेड किंगडम इस मुकदमे से अपने उपनिवेशवाद पर सवाल उठने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मुकदमे से पहले के महीनों में अमेरिकी सरकार के भीतर गहन आंतरिक बहसें हुईं, जबकि राष्ट्रपति ट्रूमैन एक आदर्श कानूनी प्रक्रिया चाहते थे। विदेश विभाग के कुछ लोगों को डर था कि अत्यधिक कठोर कानूनी दृष्टिकोण से मुकदमा अनिश्चित काल तक खींच जाएगा या कुछ प्रतिवादियों को तकनीकी आधार पर दोष सिद्धि से बचने का मौका मिल जाएगा। नूरनबर्ग में मुख्य अमेरिकी अभियोजक रॉबर्ट एच. जैक्सन को राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक विचारों और नैतिक मांगों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। अपने निजी झापन में उन्होंने चेतावनी दी कि खराब तरीके से संचालित सुनवाई भविष्य में इनकार करने वालों के तर्कों को मजबूत कर सकती है। दूसरी ओर सोवियत संघ ने पहले ही अपने क्षेत्र में मुकदमों को प्रचार के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था, जैसा कि मॉस्को मुकदमों में हुआ था, और नूरनबर्ग में उन्होंने इसी तरह की रणनीति अपनाई, जिसमें हेरफेर किए गए साक्ष्य की प्रस्तुति भी शामिल थी, जैसा कि कैटिन नरसंहार के मामले में हुआ था।
इन रणनीतियों ने संबद्ध प्रतिनिधिमंडलों के बीच लगातार तनाव उत्पन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप साक्ष्य की स्वीकार्यता, कुछ साक्ष्यों की वैधता और मानवता के खिलाफ अपराध की अवधारणा के दायरे के बारे में चर्चा हुई। नूर्नबर्ग की कानूनी संरचना को बाद में टोक्यो ट्रिब्यूनल 1946 से 1948 तक, पूर्व युगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण 1993 और रवांडा ट्रिब्यूनल 1994 जैसे न्यायाधिकरणों में दोहराया गया, कम से कम भावना में। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन से इस कानूनी मॉडल को मजबूती मिली। नूर्नबर्ग महज एक मुकदमा नहीं था, यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून में एक आधारभूत प्रयोग था। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। एक बार दोषियों को फांसी दे दी गई तो उनके शवों का क्या किया जाएगा? यदि उन्हें परिवारों को लौटा दिया जाए या पहचान के साथ दफना दिया जाए तो वे नाजी समर्थकों के लिए तीर्थ स्थल बन सकते हैं। महायुद्ध के बाद के अनुभव ने दिखा दिया था कि किस प्रकार कब्रों को पराजित विचारधाराओं की वेदियों में बदला जा सकता है। यहां से उस वर्गीकृत ऑपरेशन का विकास शुरू हुआ जो हमारा केंद्रीय विषय है, किसी भी भौतिक अवशेष का व्यवस्थित उन्मूलन जो रीच के पदानुक्रम से जुड़ा हो सकता है। दशकों तक गुप्त रखे गए इस निर्णय से पता चलता है कि न्यायालय केवल व्यक्तियों पर ही मुकदमा नहीं चला रहा था, बल्कि एक वैचारिक व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, यहां तक कि उसके भौतिक अवशेषों को भी मिटाना चाह रहा था। रीच की आखिरी रात, फांसी, गलतियां और बदला। 15 अक्टूबर 1946 की रात को हिटलर के बाद राइख में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हरमन गोरिंग मित्र राष्ट्रों की निगरानी से बचते हुए अपने कक्ष में साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली। अवज्ञा का यह अंतिम कृत्य प्राधिकारियों के लिए एक विनाशकारी झटका था। सबसे प्रमुख प्रतिवादी, जो मुकदमे में सबसे अधिक पहचाना जाने वाला व्यक्ति था, फांसी के सार्वजनिक अपमान से बच गया। इस असफलता के बावजूद फांसी की सजा योजना के अनुसार दी गई। नूर्नबर्ग जेल के व्यायामशाला को एक अभूतपूर्व कृत्य के लिए मंच में तब्दील कर दिया गया था। निंदित शीर्ष नाजी नेताओं को समन्वित रूप से फांसी पर चढ़ाया जाना। 3 फांसी के तख्ते बनाए गए, हालांकि बारी बारी से केवल 2 का ही प्रयोग किया जाएगा। नामित तकनीकी अधिकारी अमेरिकी सार्जेंट जॉन सी वुड्स थे, जिनकी सहायता जोसेफ माल्टा कर रहे थे। जिम के परिवर्तन में संपूर्ण संरचनात्मक संशोधन शामिल था। फांसी तंत्र के तनाव को झेलने के लिए मजबूत बीम लगाए गए थे। इमारत को ध्वनिरोधी बनाया गया था तथा दोषी कैदियों और फांसी देने वाले कर्मियों के बीच दृश्य संपर्क को रोकने के लिए आंतरिक मार्ग स्थापित किए गए थे। तीनों फांसी के तख्ते ठोस लकड़ी के बने थे तथा इनके दरवाजों को धातु के लीवरों द्वारा मैन्युअल रूप से सक्रिय किया जाता था। प्रत्येक संरचना 2.5 मीटर से अधिक ऊंची थी। सैन्य कैमरों से कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की गई थी, हालांकि वहां कोई प्रेस उपस्थिति नहीं थी। 16 अक्टूबर को प्रातः 1:11 पर फांसी के तख्ते की ओर जुलूस शुरू हुआ। पूर्व विदेश मंत्री जोआचिम वॉन रिबेनट्रॉप पहले व्यक्ति थे। उनके अंतिम शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे। ईश्वर जर्मनी की रक्षा करे। मेरी अंतिम इच्छा है कि जर्मन एकता बनी रहे, पूर्व और पश्चिम के बीच समझ बनी रहे और दुनिया में शांति बनी रहे। उनके बाद हाईकमान के प्रमुख विल्हेम कीटेल ने जर्मन जनता के लिए प्रार्थना की। रीच मुख्य सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख अर्नेस्ट कल्टेनब्रनर ने भारी सबूत प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अंत तक अत्याचारों के बारे में अपनी जानकारी से इनकार किया। अग्रणी नस्लवादी विचारक अल्फ्रेड रोसेनबर्ग पूर्णतः मौन रहकर फांसी पर चढ़ गए। कब्जे वाले पोलैंड के गवर्नर और लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हंस फ्रैंक ने असामान्य पश्चाताप प्रदर्शित किया और अपनी कैद के दौरान कैथोलिक धर्म अपना लिया। विल्हेम फ्रिक, जिन्होंने आंतरिक मंत्री के रूप में नस्लीय कानूनों को लागू किया था, ने नारा लगाया, शाश्वत जर्मनी अमर रहे, जाल के दरवाजे से गिरने से पहले। सबसे विचलित करने वाला क्षण यहूदी विरोधी समाचार पत्र डेर स्टर्मर के संपादक जूलियस स्ट्रीचर के साथ आया। उनका व्यवहार अंत तक विचित्र रहा। उसने नारा लगाया, हिल हिटलर। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने यहूदी त्योहार पुरीम का घृणित संदर्भ दिया, जबकि उसे मृत्युदंड दिया जा रहा था। फ्रिट्ज सॉकेल, जो जबरन श्रम कार्यक्रम के प्रभारी थे, ने अंत तक अपनी बेगुनाही का दावा किया। हाईकमान के संचालन प्रमुख अल्फ्रेड जोडल ने जर्मनी को अंतिम अभिवादन मात्र कहा।
कब्जे वाले नीदरलैंड के कमिश्नर आर्थर सेयसिनक्वार्ट ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी मृत्यु युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली अंतिम मृत्यु होगी। व्यायामशाला से सटे कमरे में डॉ चार्ल्स पी लार्सन के नेतृत्व में एक सैन्य चिकित्सा दल प्रत्येक दोषी कैदी को बाहर निकालने से पहले उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार था। प्रत्येक शरीर की कम से कम 5 मिनट तक चिकित्सकीय जांच की गई तथा महत्वपूर्ण संकेतों, सजगता और संभावित अवशिष्ट तंत्रिका संबंधी गतिविधि को दर्ज किया गया। डॉक्टरों की उपस्थिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रकट मृत्यु की व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश न रहे। जो प्रक्रिया गंभीर और कुशल होनी चाहिए थी, वह तकनीकी रूप से असफल निष्पादनों के एक क्रम में बदल गई। प्रयुक्त शॉर्ट ड्रॉप विधि से तत्काल ग्रीवा फ्रैक्चर नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे श्वासावरोध हुआ। कम से कम 5 मामलों में शवों को कई मिनट तक हिंसक तरीके से हिलाया गया तथा लंबे समय तक गला घोंटने के स्पष्ट संकेत मिले। कुछ फांसी 28 मिनट तक चली। ये तकनीकी विफलताएं आकस्मिक नहीं थीं। वुड्स ने रस्सियों की लंबाई की गलत गणना की थी और फांसी के तख्ते के दोषपूर्ण निर्माण के कारण कई दोषी व्यक्तियों के सिर नीचे गिरते समय तख्ते से टकरा गए। सबसे गंभीर मामला स्ट्रेचर का था, जिसे मरने में 20 मिनट से अधिक का समय लगा। उसके शरीर में भयंकर ऐंठन हुई तथा दम घुटने से उसका चेहरा विकृत हो गया। वुड्स ने सुरक्षा उपाय के रूप में लंबी भार समायोजित विधि के बजाय छोटी बूंद लटकाने की विधि के चयन को उचित ठहराया, लेकिन सेना के आंतरिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक तकनीकी सुधार था जिसका सैन्य मैनुअल में कोई आधार नहीं था। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने उपकरणों को उचित रूप से कैलिब्रेट करने में सहायता की पेशकश की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इनकार का कारण ऑपरेशन को पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में रखने की इच्छा थी। कुल मिलाकर 10 फांसी की सजा 1 घंटे और 34 मिनट तक चली। स्पष्ट खामियों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने अपना आधिकारिक लक्ष्य हासिल कर लिया। एक दस्तावेजी कार्रवाई में दोषी नेताओं का शारीरिक सफाया, सैनिकों के लिए सम्मानजनक मृत्यु मानी जाने वाली मृत्युदंड की सजा को गोरिंग सहित सभी के लिए स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। फांसी, जो परंपरागत रूप से सामान्य अपराधियों के लिए आरक्षित थी, एक स्पष्ट संदेश देती थी। ये लोग पराजित योद्धा नहीं थे, बल्कि दोषी अपराधी थे। सुबह होते ही 10 शव बेजान पड़े थे। हालांकि इस कहानी का सबसे असाधारण हिस्सा अभी शुरू ही हुआ था। इन अवशेषों को पृथ्वी से पूरी तरह मिटा देने का गुप्त अभियान, ऑपरेशन फैंटम, नाजी शवों को मिटाने की गुप्त योजना। जैसे ही मौतों की पुष्टि हुई, एक सावधानी पूर्वक प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया जो दशकों तक गोपनीय बना रहेगा। शवों को नीचे उतारकर जेल के मुर्दाघर में ले जाया गया, जहां एक सैन्य चिकित्सा दल ने उनका गहन परीक्षण किया। प्रत्येक शव की कई कोणों से तस्वीरें ली गईं, जिसमें चेहरे और गला घोंटने के निशानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन चित्रों को प्रारंभ में संवेदनशील सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा इनमें मृत्यु के समय के भाव प्रकट हुए हैं। चेहरे का लाल होना, नाक और मुंह से खून बहना तथा फांसी के दौरान तकनीकी विफलताओं के दृश्य साक्ष्य। प्रत्येक मृतक के लिए एक विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें मृत्यु का सटीक समय, ग्रीवा फ्रैक्चर के संबंध में अवलोकन तथा दम घुटने का अनुमानित समय दर्ज किया गया। मानक प्रक्रियाओं के विपरीत कोई भी नागरिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, केवल वर्गीकृत सैन्य दस्तावेज ही जारी किए गए। फोरेंसिक दस्तावेजीकरण के बाद सबसे विवादास्पद चरण शुरू हुआ। शवों से सभी कपड़े और व्यक्तिगत पहचान पत्र पूरी तरह छीन लिए गए थे। जेल की वर्दियां, जूते, अंगूठियां, चश्मे, डेंचर, सब कुछ निकालकर सूचीबद्ध कर दिया गया। इस नंगा करने का एक विशिष्ट उद्देश्य था, किसी भी ऐसी वस्तु को नष्ट करना जो वैचारिक अवशेष बन सकती थी। अब ये शव पूरी तरह से नग्न और गुमनाम थे और इन्हें बिना किसी शिलालेख या चिह्न के लकड़ी के ताबूतों में रखा गया था। सैन्य प्रयोजनों के लिए प्रत्येक ताबूत को एक काल्पनिक नाम दिया गया था, जो किसी अमेरिकी सैनिक के नाम पर था जिसकी मृत्यु बीमारी से हुई थी। 17 अक्टूबर को प्रातः 4 बजे 11 ताबूतों, गोरिंग के शव सहित को अमेरिकी सैन्य ट्रकों पर लाद दिया गया। सशस्त्र जीपों के साथ कारवां नूर्नबर्ग से रवाना हुआ तथा इसकी रोशनी बहुत कम कर दी गई थी। प्रमुख राजमार्गों का उपयोग करने के बजाय वह प्रमुख कस्बों और संभावित गवाहों से बचते हुए माध्यमिक सड़कों पर चला गया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर्नल विलियम एस शैडल ने किया, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियानों में पूर्व अनुभव रखने वाले अधिकारी थे।
सीबीएस के पूर्व संवाददाता शेडेल, जो अब सैन्य प्रचार विशेषज्ञ बन गए थे, को 1946 में जर्मनी में ऑक्यूपेशन कमांड में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके निर्देशन में एक सैन्य योजना तैयार की गई थी जो शवों के किसी भी सार्वजनिक या प्रशासनिक पता लगाने से बचती थी तथा ओएसएस, रणनीतिक सेवा कार्यालय, मैनुअल से प्रेरित कंपार्टमेंटलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करती थी। लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद वे म्यूनिख के ऑस्टफ्रीडहोफ कब्रिस्तान पहुंचे, जहां 1929 में निर्मित एक आधुनिक श्मशान था। इस स्थान के चयन में एक ऐतिहासिक विडंबना थी। नाजी शासन के दौरान इसी श्मशान में राजनीतिक विरोधियों और नस्लीय उत्पीड़न के पीड़ितों के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया था। ऑस्टफ्रीडहोफ शवदाह में सीमेंस डिजाइन की 2 मुख्य भट्टियां थीं जो 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचने में सक्षम थीं। युद्ध के दौरान इसका उपयोग एसएस द्वारा निकटवर्ती यातना शिविरों से शवों के निपटान के लिए किया गया था। साथ ही संक्षिप्त फांसी के पीड़ितों के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। इस स्थल पर एक नागरिक दल कार्यरत था जो 1946 में अमेरिकी कब्जाकारी बलों की प्रत्यक्ष निगरानी में काम करता था। जर्मन शवदाह गृह के कर्मचारियों को जाली दस्तावेज प्राप्त हुए जिनमें शवों को संक्रामक रोगों से मरने वाले अमेरिकी सैनिकों का बताया गया था। उन्हें बिना किसी समारोह के तथा प्रत्यक्ष सैन्य निगरानी में तत्काल दाह संस्कार करने का आदेश दिया गया। भट्टियां कई घंटों तक लगातार चलती रहीं तथा राख के मिश्रण से बचने के लिए सख्त प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक शव को अलग अलग जलाया गया। जर्मन श्रमिकों के बीच विवेकपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उनमें से एक, जिसकी पहचान ऑटो एल के रूप में हुई, ने एक निजी नोट लिखा जिसे बाद में जर्मन जांचकर्ताओं ने पाया, जिसमें कहा गया था, उन्होंने हमें आधिकारिक अमेरिकी मोहरों से सीलबंद ताबूत दिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंदर कौन है। जल्दबाजी, सशस्त्र गार्ड और सवालों के जवाब देने से इनकार करना सब कुछ संदिग्ध बना रहा था। मुझे लगा कि हम सिर्फ अज्ञात सैनिकों को नहीं जला रहे हैं। यद्यपि उस समय ये शिकायतें सार्वजनिक नहीं की गईं, लेकिन उनसे कुछ जर्मन नागरिक कर्मियों के बीच भ्रम की स्थिति प्रतिबिंबित होती थी। अवशेषों को बिना किसी शिलालेख के सामान्य कलशों में रखा गया, जिन्हें बाद में म्यूनिख के बाहर स्थित अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान में ले जाया गया। वहां अधिकारियों के एक छोटे समूह की उपस्थिति में राख को सीलबंद लिनन बोरियों में डाला गया। 18 अक्टूबर की सुबह इन बोरों को म्यूनिख और लैंडशूट शहर के बीच इसार नदी पर एक पूर्व चयनित स्थान पर ले जाया गया। नदी के इस हिस्से को, जो अपनी तीव्र धारा और परिवर्तनशील गहराई के लिए जाना जाता है, किसी भी पदार्थ को शीघ्रता से फैलाने की इसकी क्षमता के कारण चुना गया था। एक गंभीर और मौन कार्यवाही में राख को सीधे नदी में बिखेर दिया गया। वहां कोई औपचारिक शब्द नहीं थे, कोई फोटोग्राफिक रिकॉर्ड नहीं था, कोई भौगोलिक चिन्ह नहीं लगाए गए थे। ये ऑपरेशन इतनी सावधानी से किया गया कि 3 दशक से अधिक समय तक अवशेषों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। जिन लोगों को फांसी दी गई, उनके परिवारों को संक्षिप्त सूचना दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार दोषी व्यक्ति को फांसी दे दी गई है। इसमें दाह संस्कार, राख या अंतिम निपटान का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रक्रिया की असाधारण बात दाह संस्कार में नहीं, बल्कि विस्तृत छिपाव रणनीति में निहित है। ऑस्टफ्रीडहोफ श्मशान के अभिलेखों में सावधानीपूर्वक फेरबदल किया गया था तथा उनमें काल्पनिक सीरियल नंबर और फर्जी चिकित्सा निदान के साथ अमेरिकी सैनिकों के दाह संस्कार के बारे में गलत प्रविष्टियां जोड़ दी गई थीं। इन गैर मौजूद दाह संस्कारों के दौरान कथित रूप से उपस्थित सैन्य पादरी के हस्ताक्षर भी जाली थे। सूचना का विभाजन कठोर था। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को प्रक्रिया के सभी चरणों की जानकारी नहीं थी। ड्राइवरों को अपने माल की सही सामग्री का पता नहीं था। श्मशान घाट के कर्मचारी शवों की वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे। जिन अधिकारियों ने राख बिखेरी थी, उन्हें उनकी वास्तविक उत्पत्ति का पता नहीं था। ज्ञान का यह विखंडन दशकों तक गोपनीयता बनाए रखने में प्रभावी साबित हुआ। यद्यपि अंतिम प्रोटोकॉल पर निर्णय लेने से पहले कई विकल्पों पर विचार किया गया था, जैसे कि अमेरिकी सैन्य कब्रिस्तान में गुमनाम दफन, मित्र देशों के अधिकार क्षेत्र के तहत फ्रांसीसी क्षेत्र में दाह संस्कार और यहां तक कि अटलांटिक में समुद्री दफन, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। रिसाव, तत्पश्चात स्थानीयकरण या गुप्त स्मारकीकरण के जोखिम को अस्वीकार्य माना गया। इसार ने सबसे अपरिवर्तनीय समाधान प्रस्तुत किया, पूर्ण फैलाव, बिना किसी पुनः प्राप्ति की संभावना के।
नूर्नबर्ग में नाजी नेताओं के अवशेषों का अंतिम निपटान आधुनिक न्यायिक इतिहास की सबसे असामान्य कार्यवाहियों में से एक है। यहां तक कि टोक्यो की अदालतें, जो जापानी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाती थीं, ने भी मृत्युदंड दिए गए लोगों के भौतिक और प्रतीकात्मक विनाश की प्रक्रिया को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। जॉन सी वुड्स, द इम्परफेक्ट एग्जीक्यूशनर। नूर्नबर्ग की जटिल कथा में एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जिसकी जीवनी उस गंभीर छवि को चुनौती देती है जिसे मित्र राष्ट्र इस प्रक्रिया के बारे में पेश करना चाहते थे। जॉन क्लेरेंस वुड्स, वह व्यक्ति जिसे नाजी नेताओं के खिलाफ अंतिम सजा को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया गया था। 1911 में विचिटा, कंसास में जन्मे वुड्स को ग्रामीण अमेरिका के हृदयस्थल में गुमनाम जीवन जीना तय था। उनका पहला सैन्य अनुभव आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त साबित हुआ। 1930 में भर्ती होने के सिर्फ 1 साल बाद उन्हें अमेरिकी नौसेना से अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और उनका निदान किया गया। मनोविकृति के बिना संवैधानिक मनोरोगीहीनता। यह नैदानिक लेबल अनियमित व्यवहार, नियमों का पालन करने में कठिनाई तथा असामाजिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संदर्भित करता था जो पूर्ण मनोविकृति नहीं थे। असाधारण बात यह है कि इस नकारात्मक मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड ने वुड्स को वर्षों बाद सैन्य प्रणाली में पुनः प्रवेश करने से नहीं रोका। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया तो वह अपना पिछला रिकॉर्ड छिपाकर सेना में भर्ती होने में सफल रहे। 1944 में 37वीं कॉम्बैट इंजीनियर बटालियन के साथ फ्रांस में सेवा करते समय वुड्स ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने एक सैन्य जल्लाद के रूप में स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए दावा किया कि उन्हें टेक्सास और ओक्लाहोमा में दोषियों को फांसी देने का पूर्व अनुभव है। यूरोपीय अभियान के दौरान गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अमेरिकी सैनिकों को फांसी देने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होने के कारण उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी जांच किए बिना ही उनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली। वुड्स को संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सेना का आधिकारिक जल्लाद नियुक्त किया गया। 1944 और 1945 के बीच उन्होंने यूरोपीय धरती पर मौत की सजा पाए 34 अमेरिकी सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया। आंतरिक आंकड़े एक परेशान करने वाला तथ्य उजागर करते हैं। इनमें से कम 11 फांसी में महत्वपूर्ण तकनीकी खामियां थीं। खराब तरीके से काटी गई रस्सियों, गिरने की ऊंचाई का गलत अनुमान तथा दोषपूर्ण ट्रैपडोर के कारण कई लोगों की मृत्यु तत्काल ग्रीवा फ्रैक्चर के बजाय लंबे समय तक दम घुटने के कारण हुई। कई प्रत्यक्ष गवाहों ने उसके व्यवहार की पुष्टि की। लेफ्टिनेंट जैक ई हीली, जो फ्रांस के चार्ट्रेस में फांसी की सजा सुनते थे, ने अपनी डायरी में लिखा कि वुड्स इस कृत्य का आनंद लेते थे मानो ये कोई नाटकीय प्रदर्शन हो, और एक अवसर पर उन्हें हंसी आ गई जब एक दोषी व्यक्ति ने फांसी पर चढ़ने से पहले अपने ऊपर पेशाब कर लिया। अन्य सैनिकों ने उसे एक गंदा, अव्यवस्थित व्यक्ति बताया जिसके शरीर से लगातार दुर्गंध आती रहती थी तथा जो मारे गए लोगों के प्रति उपहासपूर्ण रवैया रखता था। सबसे नाटकीय मामलों में से एक में एक युवा अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक को फांसी दी गई जिसकी फांसी 25 मिनट से अधिक समय तक चली, जबकि वह रस्सी से लटका हुआ स्पष्ट रूप से हाँफ रहा था। वुड्स ने तकनीकी त्रुटियों को स्वीकार करने के बजाय स्वयं दोषी व्यक्तियों को ही गिरने के दौरान बहुत अधिक हिलने डुलने के लिए दोषी ठहराया। बुराई के अवशेष, तीसरे रईह की वस्तुओं के लिए अंतिम लड़ाई। जैसे ही मारे गए लोगों के शव श्मशान में गायब हो गए, मित्र देशों के अधिकारियों के सामने प्रतीकात्मक निहितार्थों से भरा एक और प्रश्न खड़ा हो गया। इन लोगों के निजी सामान, वर्दियां, प्रतीक चिन्ह और पदकों का क्या किया जाए? इन भौतिक तत्वों में प्रतीकात्मक क्षमता थी जिसे मित्र राष्ट्र पूरी तरह समझते थे। पिछले दशकों में उन्होंने देखा था कि किस प्रकार ऐतिहासिक व्यक्तियों से जुड़ी वस्तुओं को अर्ध धार्मिक अवशेषों में परिवर्तित किया जा सकता है जो वैचारिक आंदोलनों के उत्प्रेरक होते हैं। वे महज संपत्ति नहीं थे, वे नाजी विचारधारा के प्रसार और अस्तित्व के लिए संभावित वाहक थे। फांसी से पहले और बाद में एक कठोर जब्ती प्रोटोकॉल लागू किया गया था। प्रत्येक अपराधी की गहन तलाशी ली गई, उनकी कोठरियों में तथा उनके अंतिम स्थानांतरण के दौरान भी। प्रतीकात्मक या भौतिक मूल्य वाली किसी भी वस्तु को सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध किया गया था। घड़ियां, अंगूठियां, कफलिंक, चश्मा, पेन, फोटो, व्यक्तिगत दस्तावेज, प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े या सैन्य पदक, सभी व्यक्तिगत प्रभावों को 3 परिचालन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। न्यायिक साक्ष्य मूल्य वाली सामग्री,
वैचारिक महत्व के कारण तत्काल नष्ट किए जाने वाली वस्तुएं तथा सैन्य खुफिया विश्लेषण के लिए रखी गई ऐतिहासिक या सूचनात्मक मूल्य वाली वस्तुएं। अधिकांश वर्दियां, जेल की वर्दियां और कुछ सैन्य वर्दियां जिन्हें मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया गया था, औद्योगिक भट्टियों में जला दी गईं या सैन्य प्रतिष्ठानों में जला दी गईं। संग्रहालय में कोई भी नमूना नहीं रखा गया, न ही किसी भी पूर्ण वस्त्र को बरकरार रहने दिया गया। पदक और बैज एक विशेष दुविधा प्रस्तुत करते थे। इनमें से कई बहुमूल्य धातुओं से बने थे और इनका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद था। आयरन क्रॉस, नाइट क्रॉस, पूर्वी मोर्चे पर सेवा के लिए पदक, प्रत्येक न केवल एक सैन्य पुरस्कार बल्कि पराजित शासन का एक वैचारिक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता था। अधिकारियों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। सर्वाधिक प्रतीकात्मक सजावट, विशेष रूप से वे जो सीधे नाजी विचारधारा से जुड़ी थीं, जैसे एसएस प्रतीक चिन्ह, उनके रून और खोपड़ियां टोटेनकोप, नष्ट कर दी गईं। बहुमूल्य धातुओं को प्रतीकात्मक तत्वों से अलग कर दिया गया। सोना, चांदी और प्लैटिनम को पिघला दिया गया, जबकि वैचारिक घटकों, स्वस्तिक, शाही चील, रून को नष्ट कर दिया गया। यह प्रथा केवल नाजी मामले तक ही सीमित नहीं थी। 1945 में बेनिटो मुसोलिनी की फांसी के बाद उनके निजी सामान को छापा मारों और नई इतालवी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। कई नष्ट कर दिए गए, अन्य को राज्य अभिलेखागार में रख दिया गया। जापान में हिदेकी तोजो और अन्य युद्ध अपराधियों को सजा सुनाए जाने के बाद उनके राष्ट्रवादी स्वरूप को रोकने के लिए शाही वर्दियों और व्यक्तिगत वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। युद्धोत्तर व्यापक संदर्भ में मित्र राष्ट्रों ने कब्जे वाले क्षेत्रों में नाजीवाद के प्रतीकात्मक उन्मूलन की एक व्यवस्थित नीति अपनाई। राष्ट्रीय समाजवादी विषय वस्तु वाली दसियों हजार पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालयों से हटा दी गईं। एनएसडीएपी फाइलें चुनिंदा रूप से नष्ट कर दी गईं। 1945 और 1949 के बीच पूरे जर्मनी में हिटलर की मूर्तियों और आधिकारिक स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। यहां तक कि प्रशासनिक भवनों के अंदर स्थित स्मारक पट्टिकाओं को भी तोड़ दिया गया। संघर्ष के बाद के अन्य परिदृश्यों में भी इसी प्रकार की कार्रवाइयां दोहराई गई हैं। कंबोडिया में पोल पॉट शासन के पतन के बाद खमेर रूस के चित्रों, वर्दियों और साहित्य को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का आदेश दिया गया। इराक में सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने के बाद तानाशाह की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और हजारों आधिकारिक बाथिस्ट वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। सभी मामलों में उद्देश्य वैचारिक पुनरुत्थान की किसी भी प्रतीकात्मक क्षमता को निष्प्रभावी करना था। प्रत्यक्ष वैचारिक महत्व के बिना अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को विभेदित उपचार प्राप्त हुआ। कुछ को औपचारिक अनुरोध के बाद अंततः उनके परिवारों को लौटा दिया गया, लेकिन ऐसा पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई छिपा हुआ संदेश या खुफिया जानकारी नहीं है। कई अन्य सैन्य अभिलेखागारों में पड़े रहे जिन पर संख्यात्मक कोड अंकित थे, जिससे उनके मूल मालिकों से उनका संबंध जानबूझकर समाप्त हो गया। नूरनबर्ग में जब्त की गई सभी वस्तुओं में से किसी ने भी उतना रुग्ण आकर्षण उत्पन्न नहीं किया जितना कि वह साइनाइड कैप्सूल जिसे हरमन गोरिंग ने आत्महत्या करने के लिए प्रयोग किया था। यह छोटा कांच का कंटेनर जिसने रीच मार्शल को फांसी से बचा लिया, तुरंत ही ऐतिहासिक साक्ष्य का एक अनूठा टुकड़ा बन गया। इस कैप्सूल की उत्पत्ति और किस प्रकार यह कड़ी निगरानी के बीच एक कैदी के हाथों में पहुंचा, यह इस मुकदमे के सबसे बड़े सुरक्षा घोटालों में से एक है। दशकों तक आधिकारिक स्पष्टीकरण असंतोषजनक साबित हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया कि गोरिंग ने पकड़े जाने के बाद इसे संभवतः अपने शरीर के किसी गुहा में छिपाया होगा। सच्चाई 2005 में ही सामने आनी शुरू हुई, जब नूरनबर्ग में गार्ड के रूप में काम करने वाले पूर्व अमेरिकी सैनिक हर्बर्ट ली स्टिवर्स ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति की। उनकी गवाही के अनुसार गार्ड शिफ्ट के दौरान उनकी मुलाकात एक आकर्षक युवा जर्मन महिला से हुई, जिसने उनसे गोरिंग को एक औषधीय पेन देने को कहा, यह दावा करते हुए कि कैदी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। उस समय 19 वर्षीय स्टीवर्स ने बिना किसी संदेह के यह मान लिया था कि इस उपकरण के अंदर साइनाइड कैप्सूल छिपा हुआ है। इस देर से दी गई गवाही से पता चलता है कि यह बाहरी समर्थकों द्वारा समन्वित कार्रवाई थी, जो संबद्ध सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने में कामयाब रहे। महिला की पहचान और नाजी समर्थक नेटवर्क से उसके संभावित संबंधों के बारे में कभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। गोरिंग के शरीर के साथ बरामद कैप्सूल की फोरेंसिक साक्ष्य के रूप में तस्वीर ली गई तथा बाद में सैन्य खुफिया सेवाओं द्वारा उसे जब्त कर लिया गया। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है।
संग्रहालयों या संस्थागत संग्रहों में इसकी उपस्थिति का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे इसके संभावित विनाश, वर्गीकृत अभिलेखीकरण या निजी संग्रहकर्ताओं द्वारा इसके अधिग्रहण के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। इन वस्तुओं के प्रति आकर्षण एक व्यापक परिघटना का हिस्सा है। रुग्ण संग्रह। युद्धोत्तर काल से ही नाजी हस्तियों से संबंधित वस्तुओं की काले बाजार में भरमार हो गई है। हिटलर से संबंधित वर्दियां, पदक, पांडुलिपियां और यहां तक कि कथित दांत भी निजी नीलामी में पेश किए गए हैं। इनमें से कई वस्तुएं नकली हैं, लेकिन फोरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से सत्यापित कुछ वस्तुएं प्रामाणिक साबित हुई हैं। सांस्कृतिक इतिहासकारों द्वारा इस मांग का अध्ययन राजनीतिक नेक्रोफेटिशिज्म के समकालीन रूप के रूप में किया गया है। भौतिक वस्तुओं के माध्यम से पूर्ण बुराई का प्रतीकात्मक विनियोजन। मारे गए लोगों से संबंधित सभी वस्तुओं पर नियंत्रण करने के प्रयासों के बावजूद इतिहास में ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो आधिकारिक नियंत्रण से बच गए थे। बाद के दशकों में नीलामी घरों और विशेषज्ञ बाजारों ने कभी कभी ऐसी वस्तुएं पेश की जिनका कथित तौर पर दोषी व्यक्तियों से सीधा संबंध है। एक पॉकेट घड़ी जिसका श्रेय केटल को दिया जाता है, मोनोग्राम युक्त रिबेनट्रॉप कफलिंग्स, एक शादी की अंगूठी जो कथित तौर पर जोड़ल की थी। इनमें से कई वस्तुओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। नकली नाजी स्मृति चिन्हों का बाजार वास्तव में सत्यापन योग्य वस्तुओं की कमी और उनके प्रति निरंतर आकर्षण के कारण फल फूल रहा है। हालांकि फोरेंसिक विश्लेषण और प्रमाणिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ वास्तविक वस्तुएं वास्तव में मित्र राष्ट्रों द्वारा स्थापित नियंत्रण नेटवर्क से बच निकलीं। संयुक्त राज्य अमेरिका होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम जैसी संस्थाओं को कभी कभी गुमनाम दान में वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके नूरनबर्ग पीड़ितों से संबंध होने के पुख्ता दस्तावेज मौजूद होते हैं। सख्त नीतियों का पालन करते हुए इन वस्तुओं को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया जाता है, लेकिन उचित शैक्षिक संदर्भ के बिना इन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या फोटोग्राफ नहीं किया जाता। प्रतीकात्मक शक्ति की यह समझ बताती है कि क्यों कई यूरोपीय देशों ने नाजी प्रतीकवाद के प्रदर्शन और विपणन पर सख्त कानून लागू किए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और अन्य राष्ट्रों ने तृतीय रेख के चिन्हों और प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन, बिक्री या व्यावसायिक पुनरुत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, सिवाय सख्त शैक्षणिक या प्रासंगिक कलात्मक संदर्भों के। अंततः इन वस्तुओं ने ऐसे अर्थ प्राप्त कर लिए हैं जो उनकी भौतिकता से परे हैं। वे ऐतिहासिक बुराई की मूर्त अभिव्यक्तियां हैं, एक ऐसी व्यवस्था के अवशेष हैं जिसने नरसंहार को औद्योगिक रूप दिया। उनकी शक्ति उस धातु, कपड़े या चमड़े में नहीं है जिससे वे बने हैं, बल्कि उस ऐतिहासिक और नैतिक महत्व में है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की चुप्पी, मारे गए नाजियों के बारे में दबी सच्चाई। 16 अक्टूबर 1946 की सुबह जब फांसी पर चढ़ाए गए लोगों के शव जेल के व्यायामशाला से बाहर निकाले जा रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अपेक्षा स्वाभाविक थी। नाजी नेताओं की शारीरिक मृत्यु 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की प्रतीकात्मक परिणति का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि उन्हें जो जानकारी मिली वह आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त थी। चारों मित्र राष्ट्रों की ओर से जारी संयुक्त विज्ञप्ति में बस इतना कहा गया था: अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा दी गई सजा के अनुपालन में दोषी ठहराए गए लोगों को 16 अक्टूबर 1946 की सुबह फांसी दे दी गई। उनके अवशेषों का निपटान स्थापित सैन्य प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई तस्वीरें उपलब्ध नहीं कराई गईं, कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया। इस संक्षिप्त संदेश ने एक ऐसे कवर अप अभियान की शुरुआत की जो दशकों तक जारी रहा। कोई सार्वजनिक दफन नहीं होगा, कोई पहचान योग्य कब्र नहीं होगी, कोई आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह नहीं होगा। पश्चिमी न्यायिक मानकों के अनुसार फांसी दिए गए लोगों के अंतिम भाग्य के बारे में सार्वजनिक जानकारी का अभाव असामान्य था। मृत्युदंड के मामलों में यहां तक कि सबसे जघन्य अपराधों के लिए भी मानक पद्धति में परिवारों को औपचारिक अधिसूचना देना, नियमित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना तथा अवशेषों की पहचान योग्य अंतिम निपटान की कुछ विधियां शामिल थीं। यहां तक कि 1948 में टोक्यो में चलाए गए मुकदमे के बाद जिन जापानी युद्ध अपराधियों को फांसी दी गई थी, उन्हें भी सार्वजनिक अभिलेखों और झात स्थानों पर दफनाया गया था। इसके विपरीत नूर्नबर्ग में फांसी दिए गए लोगों के परिवारों को केवल अवैयक्तिक संदेश प्राप्त हुए, जिनमें उन्हें उनकी सजा के निष्पादन की सूचना दी गई। उन्हें अवशेषों के निपटान के बारे में जानकारी नहीं दी गई।
उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सामान नहीं दिया गया तथा अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई। आधिकारिक अधिसूचना एक सामान्य पैराग्राफ तक सीमित थी। फांसी दिए गए व्यक्ति का नाम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई सजा को लागू कर दिया गया है। इस मामले पर कोई और जानकारी नहीं दी जाएगी। यह सूचना अंतराल आकस्मिक नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। मित्र राष्ट्रों ने एक आधुनिक डेमनाटियो मेमोरिया को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया था, जिसमें न केवल भौतिक शवों को बल्कि उन सभी सार्वजनिक अभिलेखों को भी व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया था जो उनके मरणोपरांत स्मरणोत्सव को सुविधाजनक बना सकते थे। मृत्यु प्रमाण पत्रों में एक और महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई। वे सामान्य जर्मन नागरिक प्रणाली में पंजीकृत नहीं थे, जैसा कि मित्र राष्ट्रों के प्रशासन के अधीन किसी भी क्षेत्र में हुई मृत्यु के मामले में होता है। इसके बजाय केवल वर्गीकृत सैन्य अभिलेख ही तैयार किए गए, जो आम जनता और स्वयं सैन्य परिवारों के लिए अप्राप्य थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, विशेषकर युद्ध के दौरान तटस्थ रहे देशों जैसे स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ने सरकारी चुप्पी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फांसी के 2 सप्ताह बाद न्यू जुर्चर जितुंग के म्यूनिख संवाददाता ने लापता शवों का रहस्य शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी बवेरियन अधिकारी को स्थानीय कब्रिस्तानों में दफनाए गए शवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन प्रारंभिक अफवाहों का कब्जे वाले अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से खंडन किया। बवेरिया में मित्र देशों के सैन्य प्रवक्ता ने इस तरह की अटकलों को निराधार और रुग्ण अनुमान तथा विवाद उत्पन्न करने के उद्देश्य से फैलाई गई झूठी बातें बताया। इस मामले को छुपाने की मुख्य रणनीति यह थी कि सभी संबंधित दस्तावेजों को सैन्य वर्गीकरण में डाल दिया जाए। 16 से 17 अक्टूबर की रात से संबंधित जेल के सैन्य अभिलेखों को गोपनीय सैन्य दस्तावेज श्रेणी 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो प्रतिबंध के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जो कि विशिष्ट प्राधिकरण के बिना अधिकांश मित्र अधिकारियों के लिए भी दुर्गम था। इसके समानांतर म्यूनिख के ऑस्टफ्रीडहोफ श्मशान घाट के अभिलेखों में भी सावधानीपूर्वक परिवर्तन किया गया। जहां पर मृत्युदंड प्राप्त लोगों के दाह संस्कार को दर्ज किया जाना चाहिए था, वहां पर अज्ञात अमेरिकी सैनिकों जो संक्रामक रोगों से मर गए थे के दाह संस्कार का विवरण देते हुए गलत प्रविष्टियां डाल दी गईं। फर्जी सैन्य क्रमांक और फर्जी चिकित्सा निदान सौंपे गए। यह कार्रवाई इतनी गहनता से की गई कि इन गैर मौजूद दाह संस्कारों के दौरान कथित रूप से उपस्थित रहे सैन्य पादरी के हस्ताक्षर भी जाली थे। सूचना की गोपनीयता की निगरानी व्यक्तिगत रूप से कर्नल विलियम एस शैडल द्वारा की जाती थी, जो मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन और प्रतिखुफिया में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी थे। उनके निर्देशन में एक सख्त विभाजन प्रोटोकॉल लागू किया गया। ऑपरेशन के किसी भी चरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को प्रक्रिया के सभी चरणों की पूरी जानकारी नहीं होगी। सूचना विखंडन की यह रणनीति दशकों तक प्रभावी साबित हुई। 2770 के दशक तक, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के सैन्य अभिलेखों को आंशिक रूप से सार्वजनिक किया जाने लगा, तब जाकर शवों के बारे में पहली बार विश्वसनीय दस्तावेज सामने आए। 1975 में जर्मन इतिहासकार अर्नेस्ट ग्रेबर को आंशिक रूप से सेंसर किए गए एक दस्तावेज तक पहुंच प्राप्त हुई, जिसमें 17 अक्टूबर चौवनी को नूर्नबर्ग से म्यूनिख तक 11 अचिह्नित ताबूतों के विशेष परिवहन का उल्लेख था। रिपोर्ट में हालांकि इसके विशिष्ट विवरणों को बड़े पैमाने पर संपादित किया गया था, फिर भी इसमें ऑस्टफ्रीडहोफ श्मशान घाट का संदर्भ शामिल था तथा अत्यंत विवेक और तत्परता के साथ आगे बढ़ने के आदेश दिए गए थे। 2 साल बाद 1977 में अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पी ट्रीस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लंबा लेख प्रकाशित किया, जो रात्रि काफिले में भाग लेने वाले एक पूर्व सैनिक के साक्षात्कार पर आधारित था। इस गवाही से पहली बार विश्वसनीय पुष्टि हुई कि शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनकी राख को बवेरियन नदी में बहा दिया गया था। इन दस्तावेजी खुलासों के समानांतर प्रत्यक्षदर्शियों की व्यक्तिगत गवाही भी सामने आने लगी। युद्धोत्तर काल के दौरान ऑस्टफ्रीडहोफ श्मशान गृह के एक कर्मचारी कार्ल हेंज वाइल्डग्रुबर ने 1981 में डेर स्पीगल को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने घटनाओं का उल्लेखनीय सटीकता के साथ वर्णन किया। अमेरिकी ट्रक सुबह होने से पहले ही आ गए। उन्होंने हमें शवों की पहचान करने वाले दस्तावेज दिए, जो टाइफस से मरने वाले सैनिकों के थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह सच नहीं था। अधिकारी लगातार हम पर नजर रख रहे थे, हमें शवों की ठीक से जांच करने नहीं दे रहे थे।
ताबूतों में से एक पर एक अलग अधिक औपचारिक मुहर लगी थी। पूरे दिन भट्टियां चलती रहीं और राख को उस तरह से नहीं रखा गया जैसा हम आम तौर पर करते हैं। उन्हें स्मारक कलशों में नहीं रखा गया, बल्कि अचिह्नित धातु के कंटेनरों में रखा गया, जिन्हें अमेरिकी तुरंत ले गए। एक अन्य महत्वपूर्ण गवाही हरमन लैंजिंगर द्वारा दी गई, जो एक युवा बवेरियन सैनिक था जिसे कब्जाकारी सेना के साथ सहायक कार्य के लिए भर्ती किया गया था। लैंजिंगर ने राख को बिखेरने में भाग लेने की बात कबूल की। हमें फ्रीसिंग के पास इसार नदी पर एक जगह ले जाया गया, जहां धारा विशेष रूप से तेज थी। हमने कई बोरों की सामग्री को पानी में बिखेरने के लिए धातु के फावड़े का इस्तेमाल किया। प्रक्रिया के दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हमें आदेश दिया गया था कि हम जो फेंक रहे हैं उसे सीधे न देखें, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे मानव राख थे। मूलभूत प्रश्न यह है कि शवों के भाग्य को छिपाने का यह असाधारण प्रयास क्यों किया गया। आधिकारिक स्पष्टीकरण, जिसे अंततः 1995 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एक वक्तव्य में व्यक्त किया गया, में कहा गया कि नूरेमबर्ग की हत्याओं के बाद लागू किए गए उपाय उन स्मारक स्थलों के निर्माण को रोकने की रणनीतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए गए थे, जो नव नाजी संगठनों के लिए रैली स्थल के रूप में काम कर सकते थे। इस औचित्य का ऐतिहासिक आधार है। इटली में प्रेडेप्पियो में बेनिटो मुसोलिनी की कब्र प्रभावी रूप से नव फांसीवादियों के लिए तीर्थस्थल बन गई। जापान में मृत्युदंड दिए गए युद्ध अपराधियों के अवशेषों को अंततः विवादास्पद या सुकुनी तीर्थस्थल में ले जाया गया, जहां अन्य युद्ध मृतकों के साथ उनके स्मरणोत्सव ने जापानी कब्जे से पीड़ित एशियाई देशों के साथ लगातार कूटनीतिक तनाव उत्पन्न किया है। हालांकि इस रहस्य को छुपाने के पीछे एक गहरी व्याख्या भी है। ऐतिहासिक आख्यान पर पूर्ण नियंत्रण। नूरनबर्ग परीक्षण महज एक न्यायिक अभ्यास नहीं था, बल्कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संस्थापक कार्य था। बर्बरता पर न्याय की विजय के रूप में प्रस्तुत इस प्रक्रिया के लिए एक दोषरहित प्रतीकात्मक समापन की आवश्यकता थी, एक ऐसा निष्कर्ष जिसमें वैकल्पिक व्याख्याओं के लिए कोई स्थान न हो। यदि जनता ने फांसी के समस्याग्रस्त पहलुओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तकनीकी खामियां जो अनावश्यक रूप से दोषियों की पीड़ा को बढ़ाती हैं, जल्लाद का अस्थिर व्यक्तित्व या अवशेषों का जल्दबाजी में निपटान, तो अनुकरणीय न्याय की केंद्रीय कहानी कमजोर हो सकती है। मित्र राष्ट्रों को एक साफ सुथरे अंत की आवश्यकता थी, न कि किसी विवादास्पद उपसंहार की। सूचना का यह प्रतिबंधात्मक प्रबंधन नूरनबर्ग को किस प्रकार याद किया जाएगा, यह निर्धारित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। विजयी शक्तियों ने न केवल तीसरे रेह को सैन्य रूप से पराजित किया था, अब वे यह निर्धारित कर रहे थे कि उस अवधि को सामूहिक स्मृति में किस प्रकार शामिल किया जाएगा। शवों के अंतिम भाग्य के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के कारण नाजी शहीदों के बारे में कोई भी प्रतिकथा उभरने से रुक गई। इस रणनीति की प्रभावशीलता इसकी दीर्घावधिकता से प्रदर्शित हुई। लगभग 3 दशकों तक शवों के भाग्य का रहस्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक बहस से बाहर रहा। जब अंततः सच्चाई सामने आई, तब तक दुनिया इतनी बदल चुकी थी कि खुलासे का प्रभाव सीमित रह गया था। शीत युद्ध ने भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित कर दिया था। युवा पीढ़ी की समकालीन चिंताएं भिन्न थीं तथा नाजी शासन की आपराधिक प्रकृति पर आम सहमति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई थी। यह अंतिम नूरनबर्ग विरोधाभास संक्रमणकालीन न्याय के बारे में समकालीन बहस में गूंजता रहता है। जबकि मित्र राष्ट्रों ने सार्वजनिक रूप से न्यायिक पारदर्शिता और ऐतिहासिक अपराधों के विस्तृत दस्तावेजीकरण के सिद्धांतों की घोषणा की, उन्होंने इसके साथ ही गोपनीयता और सूचना हेरफेर के प्रोटोकॉल को भी लागू किया। वही न्यायाधिकरण जिसने अत्याचारों को सावधानीपूर्वक दस्तावेजित करने का मानक निर्धारित किया था ताकि उन्हें कभी भुलाया न जा सके, उसने अपने अंतिम निशानों को मिटाने का निर्णय लिया। द डैम्ड विदाउट ए ग्रेव, नूरनबर्ग का सबसे बेहतरीन गुप्त रहस्य। दशकों तक नूरनबर्ग में मारे गए लोगों के शव न केवल शारीरिक रूप से गायब हो जाते थे, उनके निष्कासन से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसने न्यायिक कार्य से कहीं आगे तक चुप्पी को बढ़ा दिया। तीर्थयात्राओं को रोकने के लिए एक गुप्त अभियान के रूप में जो शुरू हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम सामने आए, जिनके बारे में कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से बात नहीं की गई। 1950 और 1960 के दशक में पत्रकारों और स्वतंत्र इतिहासकारों ने अवशेषों के अंतिम निपटान से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने का असफल प्रयास किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अभिलेखागार ने ताबूतों को ले जाने वाले काफिले के सैन्य अभिलेखों को वर्गीकरण के अंतर्गत रखा। यहां तक कि मारे गए लोगों के रिश्तेदारों द्वारा दायर न्यायिक अनुरोधों को भी सैन्य सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासनिक अधिसूचनाओं के साथ जवाब दिया गया। पश्चिमी जर्मनी में शवों के भाग्य का पुनर्निर्माण करने के प्रारंभिक अकादमिक प्रयासों को हाशिए पर डाल दिया गया। सरकारी संस्थाओं ने इस विषय को टाल दिया। वहां कोई कब्र नहीं थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं था, कोई अंतिम संस्कार रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन कोई स्पष्टीकरण भी नहीं था। इस संयोजन ने अनिवार्यतः वैकल्पिक सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा दिया। कुछ लेखकों ने, मुख्यतः संशोधनवादी हलकों से, यह दावा करना शुरू कर दिया कि दोषी ठहराए गए लोगों को वास्तव में मृत्युदंड नहीं दिया गया था। गुप्त समझौतों, सैन्य प्रतिस्थापनों और लैटिन अमेरिका में गुप्त निर्वासन की बातें चल रही थीं। किसी प्रलेखित कब्र का अभाव एक कथात्मक अवसर प्रदान करता था जिसका अनुभवजन्य रूप से खंडन करना कठिन था। किसी भी संस्था ने आधिकारिक तौर पर इन दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शून्यता कायम रही। इसके समानांतर इस बात की भी जांच शुरू हुई कि सुनवाई के दौरान क्या प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं थी। कुछ मित्र देशों के अभियोजकों ने विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत या अवांछित सहयोग से जुड़ी जर्मन फाइलों को बाहर रखे जाने की आंतरिक रूप से निंदा की। यद्यपि ये मुद्दे मुकदमे के दायरे से बाहर थे, फिर भी साक्ष्य के चयन ने संपूर्ण कथा नियंत्रण की धारणा को मजबूत किया। शवों को छुपाना महज एक तकनीकी निर्णय नहीं था। समय के साथ यह एक कार्यात्मक अनुपस्थिति बन गई। कोई अवशेष नहीं, कोई अवशेष नहीं, कोई शिलालेख नहीं। इस भौतिक लुप्तता ने एक प्रकार की चयनात्मक विस्मृति को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके प्रतीकात्मक परिणाम भी उत्पन्न हुए। कब्रों या स्मृति के भौतिक स्थानों से वंचित नवनाजी आंदोलनों ने स्मरणोत्सव के वैकल्पिक तंत्र विकसित किए। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से कुछ तिथियों पर, विशेषकर 16 अक्टूबर को, तृतीय रेह के इतिहास से जुड़े स्थानों पर गुप्त बैठकें होने की खबरें मिलती रही हैं। इसार नदी के कुछ हिस्सों पर मोमबत्तियां जलाई गईं। ऑस्टफ्रीडहोफ के आसपास बिना किसी स्पष्ट औचित्य के फूल बिछाए गए। शवों के गायब होने से उनका स्मरण रुक नहीं सका। उसने बस इसे स्थानांतरित कर दिया। जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया सेवाओं ने दशकों तक इन घटनाओं पर नजर रखी। 1980 के दशक के संघीय सुरक्षा कार्यालय की रिपोर्ट में चरमपंथी हलकों में पाए गए अंतिम संस्कार प्रकृति के वैकल्पिक प्रतीकवाद का उल्लेख है। कब्र के स्थान पर एक कैलेंडर, कब्र के पत्थर के स्थान पर एक कोडित तारीख। ऐतिहासिक स्मृति संस्थानों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम और यद वाशेम को एक संरचनात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वे नूर्नबर्ग में मारे गए लोगों के किसी भी भौतिक अवशेष को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। उन्हें प्रामाणिक ताबूत, कलश, कपड़े या पोस्टमार्टम की तस्वीरें दिखाने की भी अनुमति नहीं थी। सब कुछ जानबूझकर हटा दिया गया था। उनकी आंतरिक फाइलों में इस सीमा को स्वीकार किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के अंत से कोई भी भौतिक तत्व उपलब्ध नहीं है। न्याय बिना किसी अवशेष के दिया गया। युद्ध अपराधियों को दी गई अन्य फांसी की सजाओं के विपरीत नूर्नबर्ग मामले में आनुवंशिक परीक्षण, फोरेंसिक विश्लेषण या पुनः परीक्षण के लिए कोई भी शव बरामद नहीं किया जा सका। 1962 में जब एडोल्फ इचमैन को इजराइल में फांसी दी गई तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसकी राख को समुद्र में बहा दिया गया। लेकिन अंतर यह है कि सब कुछ सार्वजनिक रूप से संप्रेषित किया गया, फोटोग्राफ लिया गया, दस्तावेजीकरण किया गया और रिकॉर्ड किया गया। नूर्नबर्ग में नहीं। 1978 में म्यूनिख स्थित समकालीन इतिहास संस्थान के इतिहासकारों के एक समूह ने तिथियों और सहसंबंधों की तुलना करने के लिए औपचारिक रूप से ऑस्टफ्रीडहोफ श्मशान के मूल रजिस्टर तक पहुंच का अनुरोध किया। उन्हें राजनयिक सुरक्षा कारणों से मना कर दिया गया। 1990 के दशक में अभिलेखागार के आंशिक रूप से खुलने से पहले यह अंतिम दर्ज शैक्षणिक अनुरोध था। इसार नदी में अवशेषों को बिखराने को आधिकारिक तौर पर प्रतीकात्मक मंदिरों के निर्माण को रोकने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस निर्णय से शहीदों की कहानियों के उभरने पर रोक नहीं लगी। गुप्त मंचों, अवैध प्रकाशनों या एन्क्रिप्टेड स्मरणोत्सवों में मारे गए लोगों को नई व्यवस्था के शिकार के रूप में पेश किया गया। भौतिक विलोपन को एक अकथनीय सत्य की पुष्टि के रूप में व्याख्यायित किया गया। 1990 के दशक में लौह पर्दा गिरने के बाद नूर्नबर्ग से संबंधित रूसी अभिलेखागार के दस्तावेजों को आंशिक रूप से सार्वजनिक कर दिया गया था।
शवों के भाग्य के बारे में कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी सैन्य कवर अप के विवरण का खुलासा करने की सलाह के बारे में सोवियत अधिकारियों के बीच आंतरिक बहस भी पाई गई। आम सहमति यह थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, कुछ हासिल नहीं होगा और दुश्मन मजबूत हो जाएगा। आज तक इस मुकदमे का आयोजन करने वाले देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने शव निपटान अभियान के संबंध में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया है। इसका कोई आधिकारिक स्मरणोत्सव, कोई स्मारक या कोई सार्वजनिक अभिलेख नहीं है। अक्टूबर 1946 में लिया गया निर्णय प्रशासनिक उपसंहार के बिना राज्य का एक कार्य बना हुआ है। नूर्नबर्ग में मारे गए लोगों का निशान आधिकारिक तौर पर इसार नदी पर समाप्त होता है। वहां से कोई पहचान योग्य अवशेष, कोई मानक कानूनी दस्तावेज, कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए यह पूर्ण बंदोबस्ती कट्टरता पर तर्कशीलता की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरों के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण में अंतराल, जो नहीं कहा गया, जो नहीं दिखाया गया, जिसे पता लगाने की अनुमति नहीं दी गई। यह सब उन शवों के बारे में आज तक अनकही बातें हैं